नमस्कार मित्रों। नए साल आज नया साल है। नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। आपका नया साल खूब अच्छा रहे, हेल्दी रहे और प्रॉस्परस रहे, उसके लिए आप सबको मैं शुभेच्छा देता हूं। मैं राजेश पटेल, डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं, सिविल इंजीनियर हूं। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और आप सबको पता ही है कि मैं योगा का मास्टर भी हूँ। और यहाँ मैं आपको आहार का इंजीनियरिंग सिखाता हूँ, मतलब योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम में यहाँ सिखाता हूँ और उसके ऊपर हमारे लेक्चर होते हैं। तो आज हमारा नया साल है, तो नए साल में हम थोड़े संकल्प करेंगे। हाँ, जरूरी है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नए संकल्प लेते रहने चाहिए समय समय पे। तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुरखों ने ये ऐसी बात सोची थी कि भाई हर नए साल के दिन अगले साल हम क्या करेंगे नए साल में, उसके लिए कुछ संकल्प करने का एक प्रावधान किया कि भाई चलो हर नए साल में कुछ नया करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम नए साल में क्या करेंगे, तो मैंने तो संकल्प किया है कि भाई मैं मेरा काम जो चालू है ये लोगों को गाइड करने का, तो वो चालू रखूंगा। वो मैं बंद करने वाला नहीं हूँ और हो सके तब तक तो उसको चलाता रहूंगा। अ, बाकी आपको मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, करना नहीं करना हो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको थोड़ा ऐसा संकल्प करना पड़ेगा कि आप भी खुद या तो योगा करें और शरीर ठीक रखे, या योगा नहीं कर सकते हो तो आपको नेचुरल डाइट सिस्टम को समझ लेना है और उसके तौर तरीके, उसके कुदरत के कानून को समझ लेना है, शरीर के कानून को समझ लेना है। फिर उसका इस्तेमाल करके आप शरीर को ठीक रखोगे। ये आपको एक संकल्प करना है और ये इसीलिए जरूरी है कि आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपके घर के लोग को कोई समस्या नहीं आएगी, आपके फैमिली वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ठीक होगे, शरीर हेल्दी होगा तो आपका मन हेल्दी रहेगा। मन और शरीर दोनों, तन मन दोनों हेल्दी रहेगा तो आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वो सब अच्छा कर पाओगे। अच्छा, जिसका तन और मन दोनों अच्छा रहता है उसकी वाणी व्यवहार वर्तन सब अच्छा हो जाता है, तो आपके मित्र बढ़ेंगे, हाँ, दुश्मन कम होंगे। तो ये सारे बेनिफिट है। ठीक है। अच्छा, हेल्थ सारी रहेगी तो दवाई का खर्चा नहीं लगेगा। हाँ, मेडिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और टेंशन नहीं रहेगा। घर में आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपके ऊपर जो डिपेंड लोग हैं उनका भविष्य अच्छा रहेगा, या आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो तो आपके लिए उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपके पेरेंट्स को आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि भी चलो ये हेल्दी है। ठीक है। तो हेल्दी रहने के फायदे बहुत है। अच्छा, हम हेल्दी रहते हैं तो हमारे कुटुंब में फायदा होता है, हमारे कुटुंब में फायदा रहता है तो हमारे समाज में फायदा रहता है, समाज में फायदा रहता है तो शहर या गांव को फायदा रहता है। तो सब लोग हेल्दी रहेंगे तो पूरा देश हेल्दी रहेगा, पूरे देश को फायदा रहेगा। तो हेल्दी रहने के लिए आपको सबका नॉलेज होना चाहिए। आपको योग आना चाहिए, आपको आयुर्वेद का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एलोपैथी क्या कर रही है उसके बारे में भी आपको पता चल, भले एलोपैथी कैसे काम कर रही है वो सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, ये वो कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी बातें हाँ, हमको पता होना चाहिए। आप मान लो डायबिटीज हो गया और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा एलोपैथी वाला, तो एलोपैथी वाला डॉक्टर यही करेगा कि आपको हर रोज बोलेगा कि भाई शुगर चेक करते रहो, आपको जरूरत जितनी है उतनी दवाई लेते रहो और आपके शरीर को ठीक रखो। तो ये टेम्पररी इलाज वो दे देंगे, अच्छा है, उनकी डायग्नोसिस सिस्टम और सब कुछ अच्छा है, तो उनका फायदा उतने तक लेना है कि भाई जरूरत पड़े तब उसकी चेक कर लेना है, जरूरत पड़े तो दवाई ले लेनी है। लेकिन आपको सोच ऐसी रखनी है कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी मैं कौन सी गलती करूं कि मुझे एलोपैथी की दवाई खाने की जरूरत पड़े, ऐसा सोचो। ठीक है। तो आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, नेचुरोपैथ वाले क्या करते हैं, एलोपैथी वाले क्या करते हैं,
हम नेचुरल डाइट समझाते हैं योगाहार, तो योगाहार में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे लेक्चर आप सुनते हो तो आपको ये सारी थोड़ी थोड़ी बातें का तो पता ही चल रहा है। और मैं तो दो ही बातें समझाता हूँ, शरीर की सफाई रहनी चाहिए, शरीर का खुराक अच्छा रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये सारी बातें समझ लो। और आपने शायद मेरे योगाहार के जो पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले 12 वीडियो है वो आपने नहीं देखे हैं, तो आप ये नया संकल्प ये कीजिए नए साल में कि मैं वो 12 वीडियो एक बार या तो बार बार उसको देखता रहूं। क्यों? क्योंकि यही तो सिलेबस है, यही तो पुस्तक है, यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है कुदरत के कानून, कुदरत के तौर तरीकों को समझाने का। आप वो समझ लो, आप भी मेरी तरह ही डॉक्टर हो जाओगे। भले आप डिग्री बिना वाले हो गए, लेकिन डिग्री की क्या आवश्यकता है, खुद के लिए तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके फैमिली के अंदर आपको पता है कि भाई ये बीमारी कहाँ से आती है, उसको बाहर निकालना है तो क्या करना है, तो आप घर को भी संभाल पाओगे, आपके कुटुंब वाले को भी बीमारी मुक्त रख पाओगे, दवाई का खर्चा कम हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये संकल्प नए साल में संकल्प यही करना है कि मैं नेचुरल डाइट को समझ लूंगा, उसके पूरे वीडियोस देख लूंगा। मेरी नेचुरल डाइट सिस्टम की योगाहार की गुजराती बुक आती है, आप गुजराती पढ़ लेते हो तो गुजराती बुक मंगवा लो मेरे पास से और उसको पढ़ाई करो। जो नेचुरल डाइट सिस्टम की हमारी जो योगाहार की बुक है, वो बुक के अंदर तो हमने 3 हिस्से रखे हैं। बुक के अंदर आगे का हिस्सा जो है वो पूरा हार का इंजीनियरिंग है, बीच वाला है उसमें रेसिपी भी है। हाँ, आपको जूस से लेके चटनी, लड्डू, हलवे से लेके आइसक्रीम, केक और फ्रूट सलाद तक की आइटमें हैं। तो आप ऐसी चीजें ये बुक में से देख के बना सकते हो। और पीछे योग विज्ञान है। हाँ, तो आपको योगा में भी प्राणायाम, आसन क्या करना है, सीखना है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपने नहीं पढ़ा है तो एक संकल्प कीजिए कि ये पुस्तक मैं पढ़ूंगा। ठीक है। जो लोग हमारे सेंटर पे आते हैं विजिट पे, उनको वो पुस्तक आधी रेट में मिलता है। हमारी जो पढ़तर है वही कॉस्ट में हम देते हैं। और आप ऑनलाइन अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हो या हमारे पास मंगवाते हो, अकेला पुस्तक मंगवाओगे तो 300 रुपया लगेगा। और दूसरे सामान के साथ आप साधक हो और दूसरा 1000 रुपया तक का सामान मंगवाते हो तो वो 150 रुपये में हम आपको दे देंगे। ठीक है। तो आप नए साल में एक ये संकल्प कीजिए। दूसरा संकल्प क्या करना है कि भाई योगा भी सीखना है थोड़ा। हाँ, सिर्फ योगाहार समझ लो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको योगा भी सीखना है, क्योंकि योगा के फायदे बहुत है। तो वो भी कीजिए मेरी तरह, मैं भी पैसे पेट घुमाता हूँ, आप देख रहे हो, तो आप उसको भी सीखने का प्रयत्न करिए। हर चीज सीखो, कोई चीज नहीं सीखी है तो उसको भी सीखो। मैं तो बोलूंगा, आपने कभी किचन में नहीं गए हो तो आप रसोई बनाना भी सीख लो। क्यों? क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ी तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक संकल्प ये करना है कि आप जहां भी जो लेवल पे हो, आप स्टूडेंट हो या बिजनेस वाले हो या धंधे वाले हो या नौकरी वाले हो या जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, तो वो कार्य क्षेत्र में आप अच्छा क्या करे तो वो काम आप अच्छा कर सको। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, योग की व्याख्या दी है उन्होंने, योग कर्मसु कौशलम। आप जो काम कर रहे हो, आप रसोई कर रहे हो तो अच्छा करो, वो योग है। आप कारीगर हो तो जो जिसके भी कारीगर हो, जो मशीन के कारीगर हो, उसका अच्छी तरह काम करो तो वो भी योग है। तो हर चीज में अच्छा ही करनी है। हाँ, हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां भी अच्छा काम करो, आपका परफॉर्मेंस बढ़ाओ, तो वो भी एक प्रकार का योग है। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आपके पास से माल लेने वाले का हित देखो, आपको माल देने वाले का हित देखो, और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उसका भी हित देखो। सबको साथ में रखो, सबका फायदा हो जाए और आपका बिजनेस को 4 चांद लग जाए, तो ये काम करो, ये भी एक प्रकार का योग ही है। तो मेरा स्वभाव बदलूंगा, मैं जो काम कर रहा हूँ इसके पीछे मैं खुद को प्रश्न पूछूंगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, मेरे एक काम से मेरे समाज में या देश में तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो भी मैं सोचूंगा। तो ये भी एक नया संकल्प करना है कि भाई मेरा काम से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं ये अपने फायदे के लिए तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के लिए वो नुकसान होता है। तो यहाँ दूसरे में नुकसान कहाँ देखना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है
कि मैं मेरे कर्म से पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है। पहला सवाल ये पूछना है। कुदरत को नुकसान नहीं होना चाहिए। पहली जिम्मेदारी हमारी कुदरत की ओर है, दूसरी जिम्मेदारी हमारे देश की ओर है। हमारा देश को नुकसान नहीं होना चाहिए वो देखना है। और तीसरी जिम्मेदारी हमारे कुटुंब की ओर है कि हमारे कुटुंब को नुकसान नहीं होना चाहिए। और लास्ट में खुद की नुकसानी नहीं होनी चाहिए। ये चार चीजें देखना है आपको। सबसे पहले कुदरत की नुकसानी देखनी है कि आपके कोई कर्म से, आप मान लो फैक्ट्री डाल रहे हो, तो फैक्ट्री का पॉल्यूशन, आसपास का प्रदूषण बिगाड़ने वाला हो, कुदरत का जो है नेचर है उसको नुकसान करने वाला हो, तो वो आपकी फैक्ट्री से नहीं हो, उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप जो भी धंधा कर रहे हो, मान लो आप कोई दारू की दुकान बना रहे हो, अब दारू बेच रहे हो तो समाज में नुकसान है। आप तंबाकू बेच रहे हो तो नुकसान है। तो आपके धंधे से समाज को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा में काम नहीं करो। चाहे आप खेडूत हो तो आपको तंबाकू नहीं उगानी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं उगानी चाहिए। तंबाकू उगाने से जितना पैसा आपको मिल रहा है उतना पैसा आप दूसरा क्रॉप ले लो, दूसरा पाक बना लो, उसमें से पैसा मिल रहा है तो इसमें से क्यों ले रहे हो। आप तंबाकू बना रहे हो, पाक तैयार कर रहे हो, तो वो तंबाकू जाएगी कहाँ, मार्केट में, बाजार में, सोसाइटी में, लोग खाएंगे और तंबाकू खाने वाले को क्या होगा, कैंसर होगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी साथ में बनती है। हाँ, भगवान और हिसाब रखेगा, हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला देखेगा। तो हमारे कर्म से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे कर्म से कुदरत को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे कर्म से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, देश पहले होना चाहिए। और लास्ट में हमारे कुटुंब और हमारे खुद की ओर, हमारे शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारी, कुटुंब से लेकर खुद को, ये सारी बातें का ध्यान रखना का संकल्प लो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, सबको समान साथ में लेना है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हर एक का संप्रदाय अलग है, हर एक के भगवान अलग है, हर एक की प्रार्थना करने की, भक्ति करने की या भगवान को पूजने की विधि अलग है। तो सबको मैं मान दूंगा, कोई कोई गलत नहीं है वो ऐसा मानने का कि भाई मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, सब अच्छे हैं, सबकी विधि अच्छी है, सबका एक ही टारगेट है, लोगों को अच्छी तरह रहने का सिखाओ और खुद को भगवान की तरह जीने का सिखाओ और ऊपर वाले के हिसाब से जियो और ऊपर वाले को पाओ। जब हम मृत्यु पावे तो हमको कौन बुलाए, ऊपर वाला हमारा स्वीकार करे। यही तो सबके, यही एम से हर संप्रदाय, हम धर्म की यही तो बातें हैं। तो हमारे कर्म से ऊपर वाले को नाखुश नहीं करना है, ये भी एक संकल्प होना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे अभ्यास अच्छा करना है, मैं फैमिली को घर में घर संभालता हूँ या संभालती हूँ, तो मुझे फैमिली का ध्यान रखना है, उसमें कुशलता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो यहाँ संकल्प ये करना है कि कई बार क्या होता है कि हमारी सोच और दूसरे लोगों की सोच में अंतर पड़ता है, और ये यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम में क्या घर वाले ही विरोध करते हैं। तो घर वाले जब विरोध करते हैं तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। यहाँ क्या विरोध इसीलिए करता है क्योंकि उन लोगों को सही सिस्टम पता नहीं है। तो जब तक उसके माइंड में नॉलेज नहीं आएगा तब तक वो स्वीकारेंगे नहीं। तो आप झगड़ा करोगे तो और टेंशन बढ़ेगा और ज्यादा दिक्कतें आएगी। इससे अच्छा है उनको इतना ही बोलने का है कि भाई ये बुक है या तो ये वीडियोस की लिंक है, आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको ऐसा लगे कि उनकी बातों में, बुक में लिखी बातों में कोई दम लगता है, तो फिर आप इसको स्वीकारिए। मैंने सुना है, मैंने लोगों को देखा है, मुझे फायदा हो रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूं। आपको फायदा लगे तो आप कीजिए, लेकिन पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो नए साल में ये सारे संकल्प हमको लेने हैं। ठीक है, और कितना लेना है, कितनी तीव्रता से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी सोच जितनी अच्छी, जितनी पॉजिटिव, इतना आप कर पाओगे। ठीक है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो सोच के आपको ये संकल्प लेना है। तो आज नए साल में सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और खास करके आपका शरीर हेल्दी रहे, बिना बीमारी, बिना दवाई से आप लंबी आयु जियो,
यही मेरी शुभ प्रार्थना है। तो आज एमडीएस में नेचुरल डाइट सिस्टम में प्रश्नोत्तरी में आज 2 प्रश्न ही आ रहे हैं मेरे पास, और वो बहुत समझने लायक है। तो आज का वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें काफी चीजें समझनी है। तो 2 ही प्रश्न है, लेकिन 2 है बहुत बढ़िया है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। एक भाई है हिरेन भाई करके अहमदाबाद में, उनका खाखरा का बहुत बड़ा कामकाज है अहमदाबाद में। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी थी, और वो लिंक भेज के मुझे एक पूछा था कि साहब ये वीडियोस जो बोर्ड बता रहा है उसके ऊपर आपका कोई कमेंट दे देना। तो आज मैं एक यहाँ वीडियो दिखा रहा हूँ, एकदम नई बात है। हाँ, आपको एकदम नई चीज लगेगी। तो ये फॉरेन के 2 साइंटिस्ट है, उन्होंने एक काम किया है, और वो क्या किया है पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके ऊपर मैं क्या सोचता हूँ उसके ऊपर हम बात करते हैं। The milk I'm about to drink is the world's cleanest milk. It has no lactose, no cholesterol, and it doesn't even come from an animal. This is the world's first milk that is made without a cow. And these guys made it. Hi, my name is Aviv. And my name is Ori. And we found a way to fix milk. Yes, turns out milk needs fixing because traditional cow milk is not as good as it looks on TV. It's working! Keep drinking! Because 1. Milk is not healthy. Milk from cows is full of lactose, which is the thing that makes you go. And 65% of humans cannot tolerate lactose. It is also filled with cholesterol and saturated fats. 2. Milk is not sustainable. For every 1 liter of cow milk, 1,000 liters of water are wasted. Dairy production is a leading contributor to greenhouse gas emissions. It uses lots of water and produces a lot of waste. And 3, milk comes from animals. And animals need a lot of space and money and water and energy to give us milk. And in animal factories, milk production means animal abuse. That's why we need to come up with a different kind of milk. One that is sustainable, affordable, and ethical. So Aviv and Ori gave up their jobs to take the biggest risk of their life. Make something that we drank for thousands of years better. After extensive research, they found a way to do it. First, they copied the genes from a cow on how to make milk and then transformed it into a microbe. So now you don't need a cow to make milk, just the microbe. And using fermentation, this microbe can make milk proteins. And from these proteins, they created milk. It looks exactly the same and tastes exactly the same as the one you get from a cow. Except this new milk is much healthier. And no cows harmed in the process. Tell me which one is real and which one is fake. Tastes like milk, okay? ચાલુ છે. It tastes exactly the same. This milk is so good, it can make a cow jealous and grateful. This process is called microbial fermentation. We ported the whole mechanism of producing milk into a single cell microbe. So we don't need the rest of the cow, and we surely don't need to spend resources in the process of creating a 900 kilograms animal. With this process, you just need 10% of the water, 1% of the land, and 0% of the cows to create real milk. I'm not sure how to say it, but this is a big deal. Yes, this is a big deal. For the first time in human history, we can make better, healthier, and more sustainable food. Essentially, we can make everything we love about dairy products without the downsides. So imagine this. Very soon, you can go to the supermarket and the entire dairy section will be a lot healthier and a lot more sustainable. All the cheese, yogurt, and milk
will taste just as great and cost just as much without any factory formula. I just don't understand why this is so revolutionary. Like, don't we already have almond milk and cashew milk? This is not almond milk. Almond milk tastes different and you cannot make cheese from it. You cannot make yogurt from these cashew or almond milk. The promise of this one is to be chemically the same. It's the same molecules that come from a cow are now coming from a lab. And it's just healthier and better. And you can make cheese and yogurt from this, which you cannot do from almond milk. I don't know about you, but I am excited about the future. People like Aviv and Ori are working every day, every night, every weekend to do something that has never been done before. And when they succeed, we all succeed, both humans and animals alike. That's more than a minute. See you soon. देखा आपने, ये एक ऐसा वीडियो की लिंक मुझे भेजी और मुझे देखे, मैंने देख ली। तो यहाँ दो तीन बात ये लोग बताते हैं। ये दो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ऐसा मिल्क बनाया है जो बिना गाय से तैयार होता है। वो फैक्ट्री में तैयार होता है। उन्होंने ये बता रहे हैं क्या कि हमने जो गाय का दूध बनता है उसका जो जीन्स है, वो जीन्स उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और वो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके एक प्रोटीन बनाता है, उसका हमने दूध बनाया है फैक्ट्री में दूध। इंडिया में तो डुप्लीकेट दूध का तो कारोबार सबसे ज्यादा चल रहा है, हमको पता ही है। तो एक नया दूध आ रहा है, वो दावा क्या करते हैं कि भाई हमको ये दूध बनाने में 10% ही पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि गाय का दूध बनाने में जितना पानी की जरूरत होती है उसके हिसाब से 10% चाहिए। हमको इसके लिए जमीन नहीं चाहिए और बोल रहे हैं कि गाय ही नहीं चाहिए। अब ये बिना गाय का दूध बना रहे हैं और उन्होंने टेक्निक जो बताई, उन्होंने क्या बताया कि बैक्टीरिया से हम प्रोटीन बनाते हैं और उसी का दूध बनाते हैं। अब भैया प्रोटीन के लिए ये सब बैक्टीरिया बनाओ, फैक्ट्री डालो, ये सब करो, तो हमारे खेतों में जो दालें उग रही है, हमारे जो हरी पत्तियां होती है, सहजन की पत्ती में 10 से 9 गुना प्रोटीन होता है। तो हर पत्ती में प्रोटीन है। कुदरत के जो जो खुराक बन रहे रॉ फूड उसमें से तैयार बन रहा है। अच्छा, आपका ये दूध आप टेंशन मत लो, ये भी आने वाला है भविष्य में। आपके यहाँ ऐसा दूध भी आ जाएगा अगले कई सालों में, वो गारंटी है, क्योंकि सरकार को तो ये सब करना ही है, बिजनेस के लिए सब कुछ करेगी, छूट दे देगी। लेकिन हमको ऐसा फैक्ट्री वाला दूध क्यों पीना है? ऐसा पीने की जरूरत नहीं है। तो बिना गाय का दूध बनाएंगे। अच्छा, इंडिया में जो गाय का पालन पोषण करते हैं क्या अकेले दूध के लिए है? नहीं। इंडिया में जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई गाय को पालते हैं, उसका दूध खाने में, उसका दूध, दही, छाछ, घी खाने में इस्तेमाल होता है और उसका जो गोबर निकलता है वो खेतों में खाद के काम में आता है। तो ये पूरी साइकिल है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा चल रहा है और इसके हिसाब से पूरी इकोनॉमी चल रही है। अच्छा, आप दूध बनाने लेके गाय को छोड़ दोगे, गोबर ही नहीं बनाओगे तो खेती कैसे कर पाओगे? और खेती के लिए हमने क्या किया कि भी गोबर कम डालना पड़े, इसके लिए यूरिया और फर्टिलाइजर ले आए। तो आपको अभी इंडिया में हालत क्या है कि भी फर्टिलाइजर डाल रहे, पेस्टिसाइड डाल रहे, गोबर खलास गुम हो गया है, गाय भैंस है ही नहीं और बिना गोबर का खेतों में से प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब जो खेती है, जो पाक है, वो दवाई खा के जी रहा है। जब खाने का जो खाद है जो खेतों में तैयार हो रहा है वही दवाई खा के जी रहा है, तो फिर मनुष्य को तो दवाई खानी ही पड़ेगी। तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये आप डाइट के लिए बोल रहे हो, ये इन लोगों को पता नहीं है कि भी मनुष्य का शरीर वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन प्राणी को वेजिटेबल्स भगवान ने बहुत दिए, पत्ती है, सब्जी है, फ्रूट है, सलाद है, अनाज कठोरे है
और ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीजें हमारे लिए तो भगवान ने बनाई है और उसमें से प्रोटीन भी मिल रहा है, तो मैं फैक्ट्री का प्रोटीन क्यों खाऊं? अच्छा, आपको गोबर मिल रहा हो और खेत में डालो और नेचुरल टेस्ट वाला सब्जी या फ्रूट तैयार हो रहे हैं, अनाज टेस्टी बन रहा है, तो आप यूरिया डीएपी डाल के आप टेस्टी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो ये भविष्य में बाजार में आने वाला है। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि अगला पूरा साल या अगले नए सालों में ये सब आएगा, तो इससे बचना है हमको। हाँ, बिजनेस के लिए सही है कि भी चलो बिना गाय का दूध फैक्ट्री में बना दो, नहीं जमीन की जरूरत, नहीं पानी की जरूरत, बैक्टीरिया को उठाओ, तो ये सब तो, ये आपने सुना है मशरूम? मशरूम में भी यही हो रहा है। मशरूम भी एक प्रकार की फूग है, एक प्रकार के बैक्टीरिया, जीवंत चीज है। वो क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है और हवा में से और जहां भी वो उगती है वहां से कचरा को खा के वो प्रोटीन और सब कुछ न्यूट्रिशन बनाती है। और मशरूम का भी लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, लोग ये भी खाते हैं। हाँ, इसमें कई दवाई के काम में आते हैं। हाँ, बटन मशरूम और वो सब खाने में काम में आते हैं। और ग्लूकोडाइन नाम का कोई मशरूम आता है, नाम तो एग्जैक्ट नहीं है, तो ग्लूकोमाइन नाम का एक मशरूम आता है, वो कैंसर की दवाई के लिए काम का आता है। तो ये सारे बिजनेस है, और जो कुदरत के जो कानून है उसको तोड़ के ये लोग लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मनुष्य 100% वेजिटेरियन है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मनुष्य को खाने के लिए भगवान जंगल में पैदा नहीं करता हो, खेतों में पैदा नहीं करता हो। जितनी हम अनाज के लिए चिंता करते हैं, अनाज कैलोरी है, तो अनाज की चिंता करते हो, उतनी न्यूट्रिशन की चिंता जिस दिन हमारा देश है, हमारी सरकारें करने लगेगी, फिर कोई बीमारी नहीं रहेगी। मैं नेचुरल डाइट सिस्टम में यही बात समझाता हूँ। आप दूध की बात छोड़ो, पहले न्यूट्रिशन की बात करो। हमारे शरीर का जो खून है वो खून नेचुरल होना चाहिए, हमारे शरीर में हरा रंग जाना चाहिए। हरी पत्ती का हरा रंग जाएगा तभी वो हमारे शरीर में नया खून बनेगा, नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा। तो इसके पीछे लाखों करोड़ों का खर्च लगेगा, सरकारें मदद भी करेगी और मार्केट में आ भी जाएगा, क्योंकि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, वो लोग बेचेंगे और फैक्ट्री डाल देंगे, और आपकी गाय भैंस के ओरिजिनल दूध से वो लोग सस्ता देंगे, सस्ता देंगे, लोग खींचेंगे इसकी ओर। लेकिन ये बैक्टीरिया, जिस दूध को बैक्टीरिया ने बनाया हो, वो दूध शरीर में क्या करेगा किसी को पता नहीं है। हाँ? तो हमको जैसे आर्टिफिशियल प्रोसेस फूड में जितनी बीमारी आई है, हमारे गांव में खेतों में जब पेस्टिसाइड आ गया, रासायनिक खाद आ गया, और हमारे देश में आपको पता है पंजाब में कैंसर ट्रेंड चल रही है। तो पंजाब में जो कैंसर ट्रेंड चल रही है, इसके पीछे दो कारण है। एक तो पेस्टिसाइड का, पूरे इंडिया का एवरेज के हिसाब से 3 गुनी जंतुनाशक दवाई वहां खेत में छाट रहे, और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर वो डाल रहे, खाद डाल नहीं रहे। अच्छा, अभी अभी आप देख रहे हो, अभी ये दिवाली के टाइम में वहां दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो खेडूत है, वो लोग जो पराली होती है उसको जलाते हैं, वो गेहूं की हो या चावल की हो, वो पराली को जलाते हैं और उसका जो धुआं निकलता है वो दिल्ली जाता है और पूरा दिल्ली धुआं धुआं हो जाता है। अभी प्रदूषण का लेवल यहाँ सबसे ज्यादा इस टाइम पे हो जाता है, दिवाली के टाइम पे। लोग दिवाली में दिल्ली को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने खेडूत को ये भी नहीं समझाया आज तक कि भाई ये पराली तुम जला रहे हो, वो जलाई हुई पराली धुआं कर रहा है, लोगों के श्वास में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण हो रहा है। ये पराली को आप जलाने की जगह आप एक पूरा मोटा बड़ा गड्ढा कर दो, गड्ढे के अंदर डाल दो पराली को, और इसके अंदर पानी डाल दो और उसको छोड़ दो, वो कंपोस्ट हो जाएगा, उसका नेचुरल खाद बन जाएगा। इससे बढ़िया खाद कहीं नहीं मिलेगा। और वही खाद निकाल के आप खेतों में डाल दो, आपको यूरिया की, डीएपी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बिना खर्चे की आपकी खेती हो जाएगी। इतने 70 साल में हम खेडूत को ये भी नहीं सिखा पाए हैं, और अभी ये जो सरकार है ये भी इसकी बात की कोई प्रमोट नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है।
लोगों को पता ही नहीं है हमको क्या करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। ये दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार आपस में लड़ रही है एक दूसरे के साथ, उसके रास्ते निकालने के, लोगों को जागरूक करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये समस्या आएगी। ये अभी मैंने इसीलिए आपको ये वीडियो बताया है कि आज दूध आ रहा है, कल दूसरी चीजें भी आएगी खाने के लिए जो फैक्ट्री में बनेगी। ठीक है, तो आपको ये नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहना है, तो ऐसी फैक्ट्री में बनी हुई चीज, हाँ अभी वेजिटेबल्स के दूध भी मिल रहे हैं, हाँ आपको सोयाबीन का मिल्क मिल रहा है, आलमंड का मिल्क मिल रहा है बाजार में, हाँ बादाम का दूध मिल रहा है। तो हम गाय भैंस के दूध को छोड़ के ये भी खाएंगे तो ये भी क्या होगा, उसके अंदर भी उसको प्रिजर्वेटिव के साथ ही तो स्टोर करेंगे। तो हम प्रिजर्वेटिव खाए मतलब क्या, जहर तो खा रहे हैं। तो आपको नेचुरल डाइट के ऊपर रहना है, तो कुदरत जिस फॉर्म में बनाता है वैसा ही खाओ, बिना प्रिजर्वेटिव वाला। हाँ थोड़ी थोड़ी चीजों में आप छूट ले सकते हो। मान लो आपको हरी पत्ती नहीं मिल रही है तो उसका सुखाया हुआ पत्ते का पाउडर इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव तो नहीं है। बिना प्रिजर्वेटिव वाली चीज आप खा सकते हो, लेकिन प्रिजर्वेटिव वाली चीज आपको खानी नहीं है। और ऐसी फैक्ट्री में बनी हुई खाने की चीजें, उसके ऊपर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज आपके बच्चे को यही खाना मिलने वाला है। हाँ पहले हम दातुन करते थे तो दांत सबके अच्छे रहते थे, अभी टूथपेस्ट वाले हो गए, और जो दातुन करते उसको गामठी या तो पछात बोलते हैं, और ब्रश करने वाले ब्रश कर करके दांत को सड़ा देते हैं, डॉक्टर के पास जान के 1-1 लाख रुपया खर्च करके दांत नया डालते हैं, और फिर आके बोलते हैं वो मैंने तो 1 लाख रुपया खर्च करके मेरे दांत को नए करवाए। ये नए करवाए, तू तुम्हारा गर्व नहीं दिखा तो अच्छा नहीं दिखा रहा है, तू तुम्हारे दांत को भी नहीं संभाल पा रहा है, पैसा कमाया और पैसा खर्च किया दांत बदलने में, तो ये तुम्हारे जैसा पागल कोई नहीं है। पागल है। तो ये पागलपन दिखा रहे हैं और खुश होके दिखा रहे हैं लोग। तो यही बातें समझनी है। ठीक है, तो भविष्य हमारे बच्चों का सेफ रखना है, तो ऐसी चीजों में पड़ना नहीं है। हाँ ये भविष्य में नुकसान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मिल्क, मैं उसको आर्टिफिशियल बोलूंगा क्योंकि वो बनाया है तो फैक्ट्री में ही बन रहा है। वो क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगा हमको। ठीक है, तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं इसका, लेकिन आपको संभलना है। ठीक है, भगवान कृष्ण, ये महाभारत की पढ़ाई हम करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भगवत गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहीं दूध की बातें नहीं बताई है, उन्होंने दही और माखन की ही बातें बताई है। तो ये दही क्या है, तो यही फर्मेंटेशन होके दूध का फर्मेंटेशन होता है और वही दही बनता है, और उसी में से घी बनता है। तो ये घी की चर्बी और प्रोटीन जो भी मिल रहा है वो फर्मेंटेशन होके हो रहा है। सही बात है, दूध सीधा नहीं पीना है। दूध बच्चे पी सकते हैं, बच्चों के लिए गलत नहीं है क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप बीमार हो तो मत पिए, डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए। ठीक है, लेकिन दही जो है वो फर्मेंटेशन होता है, हमारे शरीर में भी फर्मेंटेशन होता है, हम जो खाते हैं उसको फर्मेंटेशन होता है। हमारे बैक्टीरिया, छोटी आंत में भी बैक्टीरिया होते हैं, वो फर्मेंटेशन करके हमारे शरीर को खाने लायक बनाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट जमीन में जाता है तो उसको फर्मेंटेशन करना पड़ता है, उसको राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर जैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उसको चेंज करते हैं और फिर पौधे को खाने लायक करते हैं। तो हमारे शरीर में भी जो हम जो खाते हैं उसका फर्मेंटेशन होने के बाद शरीर को एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारी प्रोसेस कुदरती है, नेचर के हिसाब से चलने दो। लेकिन आप ऐसे बैक्टीरिया बनाओगे और उसका दूध बनाओगे तो ये कोरोना सारे वायरस कहाँ से आए, ऐसा माना जाता है कि ये ट्रायल करते थे कि कौन से बैक्टीरिया में क्या करे, तो ये उसमें से कोरोना वायरस बाहर निकल गया है और लोगों को मार रहा है। तो आप जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे तो उसके इसमें से भविष्य में क्या बनेगा उसका कोई गणित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल हमारे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, चाहे आखिर पूरी दुनिया उसको स्वीकारे या न स्वीकारे, सरकार उसको प्रमोट करे या न करे, लेकिन हमको बचना है, हमको रॉ फूड पे ही रहना है। पत्ती, सब्जी, फ्रूट, सलाद, अनाज, कठोर और ड्राई फ्रूट्स, वो सबको
रॉ फॉर्म में ही हमको खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार पकाया खाओ कोई बात नहीं, बीमार नहीं हो तो, लेकिन बीमार पड़ो तो उसको भी छोड़ दो। ठीक है।
आगे एक दूसरा प्रश्न आया था, एक भाई ने पूछा था कि उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, उन्होंने बताई बात कि मैंने एक श्रीफल का दूध बनाया और ये श्रीफल का दूध जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया और उसमें फिर दूसरे दिन मैंने निकाला तो उसके ऊपर चर्बी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने इसके अंदर हनी डाल दिया, बाहर निकालने के बाद फिर उसको मिक्स बाहर के टेम्परेचर में रख के उसको घुमाया तो दोबारा जो चर्बी थी वो दूध में मिक्स हो गई। तो ये वीडियो भी आप देख लीजिए, इसके ऊपर भी मैं कमेंट करता हूँ। કોકોનટ મિલ્ક છે, કોકોનટ મિલ્ક એન્ડ આઈ પુટ ઇટ ઇન ધ ફ્રીજ. તો હવે ફ્રીઝરમાં રાખવાથી, એટલે ફ્રીઝરમાં રાખ્યું તો આવું બધું થાય છે ગઠ્ઠા ગઠ્ઠા, અને થોડી વારમાં પાછું એક રસ થઈ જાય. તો હું એમ કહું છું કે આટલી બધી ચરબી, ધીસ ઇઝ સો મચ ફેટ, સો ઇઝ ઇટ risky or is it dangerous for the heart? That is what I want to ask you. So kindly share your experience. આમાં હની નાખ્યું છે મેં, હની અને કોકોનટ મિલ્ક બંને મિક્સ કરીને 2-3 ચમચી હની નાખીને પછી ફ્રીજમાંથી કાઢું છું ત્યારે આવું ગઠ્ઠા ગઠ્ઠા થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ ધ ફેટ. તો હું રોજ એક નાળિયેરનું મિલ્ક પીવું છું, તો એ પીવાય કે નહીં? કોઈ રિસ્ક નથી ને? દેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ. ये भाई ने ये वीडियो बना के पूछा है कि भी ये ऐसा दूध बना के पीते हैं जिसमें बहुत फैट है, चर्बी ज्यादा है, तो ये इतनी ज्यादा चर्बी वाला दूध हमको पीना चाहिए या नहीं? नुकसान तो नहीं है ना? हम गाय भैंस का दूध छोड़ रहे हैं और सामने ये वेजिटेबल्स के दूध बनाते हैं, उसमें भी चर्बी आती है, तो वे शरीर के लिए अच्छी है या खराब है, उसके ऊपर मुझे पूछा है। तो यहाँ मैं इतनी बात बताना चाहूंगा कि आप चर्बी जो भी खानी है तो वेजिटेबल्स की खाइए। प्राणीज चर्बी जो है वो नुकसान करता है। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का मैंने अभ्यास किया तो उसके अंदर ये बात बताई थी, अभ्यास क्रम में हमको सिखाया गया था कि भाई वनस्पति जन्य चर्बी जो है वो शाकाहारी प्राणी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, बॉडी उसके शरीर में काम में लगा सकता है। लेकिन प्राणीज चर्बी जो होती है वो शाकाहारी प्राणी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन प्राणी उसका इस्तेमाल कर सकती है और उसको कंज्यूम कर सकती है। तो हमारा शरीर तो 100% वेजिटेरियन है, तो हमको प्राणी चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खाने में नहीं करना चाहिए, ये सीधा हिसाब है। ठीक है। दूसरा, अब आपने ये बनाया है श्रीफल, नारियल का दूध बनाया है, तो नारियल के दूध में एक नारियल का आप दूध बनाओगे, पानी डाल के क्रश करके छान लोगे तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध बनता है। तो 1 से 1.5 लीटर दूध में 6 से 9 फैट का दूध बनता है, तो चर्बी तो बहुत होती है। अब 9 फैट वाला आप दूध खाओगे और इतनी चर्बी शरीर में डालोगे, तो चर्बी का काम क्या है? चर्बी 2 काम करती है हमारे शरीर में। एक तो कैलोरी देती है, कैलोरी मतलब ताकत, शक्ति। आपको मेहनत करनी है, मान लो आपने अनाज खाया, गेहूं खाए, तो आप 1 ग्राम गेहूं खाते हो, गेहूं का आटा, तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है। इसकी जगह 1 ग्राम आप चर्बी खा रहे हो, तेल खा रहे हो, तो वो 9 किलो कैलोरी देता है। इसका मतलब 2.25 से 2.5 गुना चर्बी इसमें कैलोरी ज्यादा है। तो इसका शरीर में, एक तो ये चर्बी जो है ये ऐसा खुराक है कि शरीर उसको लंबे टाइम पे स्टॉक करके रख सकता है। तो आप ये चर्बी खाओगे तो ये चर्बी आपके लीवर में स्टॉक होगा। ठीक है। अच्छा, जब शरीर को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की तो लीवर में से निकालेगी और आपके शरीर को एनर्जी देता रहेगा। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट्स, मान लो अनाज खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो मैं तो यही मानता हूं कि अनाज जब हम खाते हैं वो अनाज हमारे खून में जाता है, जो जिसको शुगर बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, वो जब काम में यूटिलाइज नहीं होता है तो उसको लीवर में स्टॉक करता है और उसको दबा दबा के कॉम्पैक्ट करता है और उसी का चर्बी में कन्वर्ट करता है शरीर। और ये आपने सीधी चर्बी खाई, वो शरीर में जाने के बाद चर्बी में कन्वर्ट होता है। तो ये लीवर का काम ही यही है कि जो खुराक आता है उसको दबा दबा के कॉम्पैक्ट कर लो और कम जगह में ज्यादा मटेरियल को स्टोर कर दो। तो ये चर्बी जो है वो जब हमको जरूरत पड़ती है शरीर को कैलोरी की, तो वही चर्बी निकलती है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और हमारा शरीर काम करता है।
अब यहाँ ये चर्बी जो है आप खाओ, इतनी इस्तेमाल नहीं करो, और आपके शरीर में जाके लंबे टाइम उसका स्टोर रहेगा। और हमारे शरीर में 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और लंबा टाइम वो स्टोर रहेगा, और वो रिसाइकल नहीं होगा, पुरानी निकलेगी नहीं। पुरानी निकल जाए और उसकी जगह नई ले लेनी चाहिए। हमारे घर में क्या होता है, हम गेहूं स्टॉक करते हैं, तो इस साल जो गेहूं रखे वो पूरे साल खत्म हो जाए, फिर दूसरे साल नए गेहूं रखते हैं, और पुराने को पहले खाली कर लेते हैं जो भी बचा हो, फिर नए का इस्तेमाल चालू करते हैं। तो हमारे शरीर में जो चर्बी जा रही है वो पहले पुरानी निकल जानी चाहिए, फिर नया का स्टॉक होना चाहिए। तो एक रिसाइकल प्रोसेस होती रहनी चाहिए। जब आपके शरीर में रिसाइकल प्रोसेस खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो पुरानी चर्बी स्टॉक में रहती है, नई अंदर आती रहती है, फिर वो पुरानी और कॉम्पैक्ट हो जाती है, फिर वो शरीर इस्तेमाल कर ही नहीं पाए ऐसा हो जाता है, तो वो उसके बेड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है, बेड कोलेस्ट्रॉल फिर ब्लॉकेज में कन्वर्ट होती है। तो ये आप प्राणीज की चर्बी खाओ, इससे अच्छा है, लेकिन ये चर्बी इतनी भी नहीं खानी है कि आपका शरीर उसको अंदर ले ले और फिर उसका रिसाइकलिंग न कर पाए। और ये नहीं होगा तो फिर शरीर में फैटी लीवर बनेगा, और फैटी लीवर बनेगा तो बाद में लीवर फेलियर के लीवर सोराइसिस की समस्या आ सकती है। तो इतनी नहीं खानी है। कोई भी चीज आप खाओ, मान लो आप गन्ने का रस पी रहे हो, तो वो तो स्वाद में मीठा है, मीठी चीज है, मतलब ताकत है, लेकिन आप वो खा लो और शरीर के पास काम करा के उसका इस्तेमाल नहीं करो, तो आप गन्ने के रस को एक ग्लास भर के टेबल पे रख दो, 2 घंटे बाद देखोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कोई भी चीज जैसा उसका टाइम लंबा होता जाता है, तब उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता रहता है। तो ये खाने से मना नहीं है, लेकिन इतना खाना है जितना आपके शरीर को कैलोरी की जरूरत है। हाँ, आप मेहनत करते हो तो खाओ, आपका वजन बढ़ाना है तो थोड़ा खाओ, लेकिन आप मोटे हो और भी डालते रहो, और आप मेहनत नहीं करते हो, खाते हो 5,000 कैलोरी हर रोज की, और सामने 1,000 कैलोरी भी खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर ये आपको नहीं खाने चाहिए। ठीक है, मेहनत करो, एक खेडूत को खिला दो जो खेत में काम कर रहा है, उसको ये 5 साल खाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे 5 साल के बाद वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और ये खाता रहेगा तो बीमारियां आएगी। हाँ, जो लोग काम करते हैं तब तक बीमारी नहीं आती है, रिटायर होने के बाद सारी बीमारियां आना चालू हो जाती है। क्यों? खुराक बढ़ जाता है और खर्च करना कम हो जाता है। तो भगवान ने ये बैंक ऐसी बनाई है कि भाई आप बैंक में बैलेंस बढ़ाओ, लेकिन उसको यूटिलाइज भी करते रहो। हाँ, और नहीं करोगे तो वो सड़ जाएगी, वो पैसे काम के नहीं आएंगे। तो भगवान की बैंक की तरह हमारे बैंक में भी नियम होने चाहिए कि जितने पैसे आपने डाल के रखे हैं और स्टॉक करके रखा है, उसको घुमाते रहो। हाँ, और स्टॉक करके पड़े रखोगे तो वो पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। लोग करोड़ों इकट्ठा करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, जीव ही नहीं चलता। हाँ, चमड़ी टूट जाए, दमड़ी नहीं टूटती, ऐसे जीव वाले लोग होते हैं। तो ये समाज में दूषण करते हैं, इस समाज में दूषण करते हैं। लोग पैसा इकट्ठा कर लेते, एक साइड कर लेते, गरीब को कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? समाज का दूषण है सब। अब खाने में शरीर के जो नियम है वही नियम इकोनॉमी में होने चाहिए। व्यक्ति को कितने पैसे चाहिए, लिमिट से ज्यादा क्या करेगा? हाँ, और इकट्ठा करे तो उसका अच्छा उपयोग करे, लोगों के काम में लगने चाहिए। ले और वो काम भी नहीं करे और लोगों के पास से शोषण करता रहे, तो क्या मतलब है? ठीक है, तो ये खुराक में भी और पैसे में भी, ये दोनों जगह आप खाओ, लेकिन खर्च करो। खर्च करने की ताकत नहीं है तो मत खाओ, भले वो अच्छा होगा तो भी नुकसान करेगा, अच्छा हो तो भी नुकसान करेगा। हाँ, और खराब खाओगे तो और ज्यादा नुकसान करेगा। तो इससे हमको समझना है, आप नेचुरल खाइए, जरूरत जितना खाइए, ज्यादा मत खाइए, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, आपके शरीर में एक लेवल होता है, आपकी लीवर की भी एक क्षमता है, साइज है, डब्बा है, डब्बे में कितना खांस खांस के भरोगे, जितनी जरूरत है इतनी भर गए, फिर ज्यादा डालोगे तो कोई मतलब नहीं। आपको उसको रिसाइकल करना है, फास्टिंग करना है। हाँ, ये नए साल में आपको मैंने आपको बताना भूल गया मैं कि आप एक संकल्प भी कीजिए
कि हर महीने में कम से कम, आप बीमार नहीं हो तो हर महीने एक बार निर्जला उपवास करके आपके शरीर में जो पुराना स्टॉक है उसको रिसाइकल करने का मौका दीजिए, तो समस्या आएगी ही नहीं। ये फास्टिंग हमारे धर्म ने, हर धर्म ने उपवास इसीलिए दिया है, आपके शरीर में जो स्टॉक गया है, जो पड़ा है पुराना, वो रिसाइकल हो जाए, निकल जाए, फिर नया डालो आप। इसके लिए हर हफ्ते उपवास करने की व्यवस्था की थी। तो यहाँ ये वेजिटेबल्स के मिल्क में भी आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज की मर्यादा है, हर चीज की लिमिटेशन है। अब हाथी को मण चाहिए और कीड़ी को कण चाहिए। हाथी को मण चाहिए क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा है तो इसको ज्यादा खुराक चाहिए, और वो छोटी कीड़ी है उसको कण से भी पूरा हो जाता है, ठीक है। हमारा शरीर जैसा है इसके हिसाब से आप करो। आप मेहनत करते हो तो ज्यादा डालो, नहीं करते हो तो कम डालो, आपके शरीर को मेंटेन रखो, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल डाइट सिस्टम में यही बातें मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, और यही आपका कॉन्सेप्ट है। और छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखो, इसके ऊपर आप काम कीजिए, ठीक है। तो आपको आ, ये अच्छी चीजें बनाने के लिए फूड विथ लाइफ का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अच्छी चीजें बनाइए, खाइए, मजा करिए। आपको कैलोरी वाला भी चाहिए, न्यूट्रिशन वाला भी खुराक चाहिए, और शरीर के कामदार भी चाहिए। तो ये शरीर के कामदार मतलब हरे रंग का हरा पत्ता। और ये लास्ट में एक बात और बताऊंगा, आप ऐसा संकल्प कीजिए पूरे साल के लिए कि मैं जो खाना खाऊं उसका जो मल निकले वो हरे रंग का निकलना चाहिए। बस एक इतनी एक संकल्प कर लीजिए, तो फिर आपको बीमारी आने की कोई जगह ही नहीं रहेगी। आप इतना हरा रंग खाइए कि आपका मल ही हरे रंग का आना चाहिए, बस, ठीक है। कल दोबारा मिलेंगे, नमस्कार।